हेलो गाइस, आई एम निकी और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल IQ स्टूडेंट्स पॉइंट। गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने अपनी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट कर ली थी एंड सेकंड यूनिट में राम मोहन रॉय को हमने हाफ पढ़ा था। ठीक है, सो आज की इस क्लास के अंदर हम राम मोहन के राइट्स की जो बेसिक थ्योरी है जो आपसे पूछी गई है वो कंप्लीट कर लेंगे। देन उसके बाद हम थर्ड यूनिट जो है आपकी स्टार्ट कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो आप लेट करे बगैर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। लास्ट की क्लास में हम लोगों ने धार्मिक दृष्टिकोण पर टॉपिक को क्लोज किया था। धार्मिक दृष्टिकोण में आप लोगों को मैंने सती प्रथा के बारे में बताया था। देखिए, राम मोहन रॉय के धार्मिक दृष्टिकोण हो या फिर सामाजिक सुधार हो, दोनों बात एक ही है, लेकिन दोनों को टॉपिक्स को अलग अलग डिस्क्राइब करना ज़रूरी है, क्योंकि धार्मिक दृष्टिकोण के अंदर उन्होंने ये बात को ज़्यादा बताया था कि हिंदू जो मानते हैं, जो पुराने प्राचीन टाइम से सब कुछ चल रहा था, उसके बिहाव पर मैंने सती प्रथा के लिए आवाज़ उठाई, मतलब राम मोहन रॉय ने आवाज़ उठाई थी, लेकिन सामाजिक सुधार के अंदर उन्होंने उन सभी चीज़ों को ठीक किया था। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग हम राम मोहन रॉय के सामाजिक सुधार से करेंगे। देखो, राम मोहन रॉय के सामाजिक सुधारों में ना सिर्फ सती प्रथा नहीं आता, सती प्रथा के अलावा और भी टॉपिक्स थे, जैसे बाल विवाह था, जात पात था, छुआछूत था, या फिर विवाह था, या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें जो एक हिंदू समाज के अंदर मानी जाती थी। राम मोहन रॉय ने ये बोला कि मैं खुद इन चीज़ों में कब से फंसा हुआ था। जब मैं छोटा था, मेरी खुद की शादी 9 साल की उम्र में करवा दी गई थी। उसके बाद उनकी दूसरी शादी, फिर तीसरी शादी, आपने पढ़ा है मैक्सिमम सिर्फ 15 साल की उम्र तक उनके 3 बार शादियां हो चुकी थी। ठीक है, तो वो वाली चीज़ को यहाँ राम मोहन रॉय बता रहे हैं कि जो हिंदू रीति रिवाज के अंदर माना जाता था, मैं उसका विरोध करता था। स्पेशली बेसिक क्या थी? सती प्रथा। सती प्रथा, उन्होंने कहा कि आप जो लोगों को, औरतों को जला रहे हो, एक बार उनकी जगह बैठ के देखो कि अगर हल्की सी उंगली भी जल जाती है तो कितनी तकलीफ होती है, और आप तो जिंदा इंसान को ही जला देते हो। तो राम मोहन रॉय ने इसलिए सती प्रथा को अपना सबसे मेन टॉपिक रखा था। और क्यों भी साथ में रखा था? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कि उनके भाई की जो वाइफ थी, जिनको वो अपनी माँ समान मानते थे, उनको भी सती प्रथा का कहकर उनके हस्बैंड के साथ जला दिया गया था। तो उसके बाद से उन्होंने ठान लिया था कि मुझे सती प्रथा को खत्म करना है तो करना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ों को समाज सुधार के अंदर उन्होंने एक छोटा सा आंदोलन चलाया था। छोटा सा आंदोलन के अंदर उन्होंने धीरे धीरे आवाज़ उठानी शुरू करी थी। फिर उस आंदोलन को काफ़ी अच्छा बढ़ाने के लिए उन्होंने काफ़ी सारे अपने ब्रिटिश फ्रेंड्स से भी हेल्प ली थी, जिसकी मदद से ये किस्सा ख़त्म हो पाया था। तो उस बीच के किस्से की कहानी हम जान लेते हैं। देखो, समाज सुधार के अंदर राम मोहन रॉय जो हैं, उन्होंने आंदोलन छेड़ा था, और उस आंदोलन को छेड़ने के साथ जो उसका दूसरा सबटाइटल रखा था वो था सती प्रथा को ख़त्म करना। ठीक है, इसके अलावा राम मोहन रॉय ने बहुविवाह या फिर बाल विवाह, जात पात, अस्पृश्यता, स्त्रियों के खिलाफ और भी चीज़ें, उन सभी चीज़ों को खत्म करने के लिए एक मुकदमा सा, मतलब एक तरीके से एक कदम उठाया था। सती प्रथा या फिर मृत पति के साथ विधवा पत्नी को चिता पर जला देना, या फिर उस प्रथा को मतलब बहुत पुराने टाइम से माना जाता था। इसका मतलब ये नहीं था कि राम मोहन रॉय जब आए दुनिया में आए उस टाइम से ही था, ऐसा कुछ नहीं था। वो पुराने टाइम से सब कुछ चल रहा था। तो उन्होंने बोला कि भाई जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता गया, तब भी इस चीज़ के अंदर और बढ़ोतरी हुई, ना कि वो चीज़ कम हुई है। तो उस चीज़ को देखते देखते, जैसे आप लोगों को मैंने बताया था कि मुगल काल के टाइम पर अकबर के लिए इन्होंने जो करा था, उसके बाद इनको राजा की उपाधि मिली थी। तो उसके बीच में मुगल काल में स्पेशली अकबर और जहांगीर का टाइम, मतलब 1600-1500 से लेकर 1800 तक का टाइम यहाँ बताया जा रहा है पूरा। तो इस टाइम तक भी मुगल काल में बहुत ज़्यादा फोकस किया गया सती प्रथा पे ख़त्म करने के लिए कि क्या करना है, उस पर कोशिशें चलाई, लेकिन उसके बावजूद भी सती प्रथा को ख़त्म नहीं कर पाए थे। ठीक है, फिर इस चीज़ को देखते हुए कि मतलब उन्होंने कोशिशें करी कि लोगों को, समाज को पढ़ाने की, कि लोग पढ़ेंगे तो उनके दिमाग में आएगा कि हाँ, क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। तो उसके बाद 1817 का टाइम आया और इन्होंने सरकार से मदद मांगी। कहा कि आप जो हो, इन चीज़ को ख़त्म करने के लिए मेरी हेल्प करो। तो सरकार ने भी कोशिशें करी, लेकिन जो हिंदू रीति रिवाज के लोग थे वो ये मानते थे कि भाई सती प्रथा के लिए हम लोगों के धर्म के अंदर माना जाता है कि अगर पति मर जाता है तो पत्नी को भी साथ में ही ऊपर जाना ज़रूरी है, चाहे वो कैसे भी जाए, जलाकर जाए, मारकर जाए, कैसे भी जाए, लेकिन जाना ज़रूरी है। तो इस चीज़ को लेकर बहुत कोशिशें करी, लेकिन ब्रिटिशर्स की जो सरकार थी, पूरी हुकूमत, क्योंकि उस टाइम तो इंडिया गुलाम था, तो
उन लोगों ने कोशिश करने के बाद एक ये फैसला निकाला था कि भाई अगर आप लोग ऐसा मानते हो तो दो चीज़ें रखी जाती हैं। उन्होंने पुलिस वालों को भेजकर, अपने पुलिस फोर्स को भेजकर ये बोला कि आप या तो इन चीज़ों को मानना बंद कर दो, अपने पुराने रीति रिवाजों को बिल्कुल ख़त्म कर दो, या फिर औरत को तब जलाओ जब वो ये राज़ी हो जाती है कि हाँ अगर मेरा पति गया है तो मैं नहीं जी सकती दुनिया के अंदर, तो आप बेशक उसको जला दो या मार दो, जो करना है कर दो, लेकिन स्त्री की परमिशन के बगैर, उसकी मंजूरी के बगैर आप उसको नहीं जला सकते, टच तक नहीं कर सकते। तो राम मोहन रॉय की एक सबसे अच्छी जीत वहाँ पर तो हुई थी 1817 के टाइम पे, कि सरकार ने जब ये चीज़ रूल लागू कर दिया था कि भाई औरत की मर्जी के बगैर आप उनको जला नहीं सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद इन्होंने काफ़ी मतलब ये हुआ कि हाँ ठीक है चलो हिंदू धर्म में जो चीज़ मानी गई उसको एटलीस्ट एक तरफ तो किया गया, एक चीज़ को। फिर थोड़ा और आगे का टाइम आया, लेकिन वो भी चीज़ ऐसी नहीं थी, लोग करते थे वही सब कुछ करते थे, और अगर पुलिस उनको पकड़ने आती थी तो पुलिस वालों को भी मारते थे। फिर 1818 और 1815 से जो सब चल रहा था, फिर 1818 में आकर विधवाएं जो थी उसमें बहुत ज़्यादा तादाद की जगह थोड़ी कम तादाद में मरने लगी। उनको मतलब ये होने लगा कि हाँ ठीक है, अगर गवर्नमेंट ने ये रूल निकाला है तो हो सकता है कि हमें जेल में डाल दें या कुछ कर दें। तो इन सभी चीज़ों को लेकर जो था सारा ये प्रोसेस चलने लगा। फिर उसके बाद धीरे धीरे उन्होंने जो अपने बहुत सारे ब्रिटिशर्स फ्रेंड्स से हेल्प ली थी, उसके अंदर 1828 में जे पेंगस नाम के फिलोसफर थे, उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी द सतीस क्राइस्ट टू ब्रिटेन। ठीक है, जो 1829 में बहुत ज़्यादा फेमस हुई थी, बहुत चली थी। और उसी के साथ में फैनी पार्कर्स नाम के एक फिलोसफर थे, उन्होंने बुक लिखी थी वेंडरिंग ऑफ पिलग्रिम इन सर्च ऑफ पिक्चर ड्यूरिंग 4 and 20 ईयर इन द ईस्ट विद द रिवेलेशन ऑफ लाइफ इन द ज़नाना। ठीक है, ये पुस्तक थी, आप इसको सर्च करके देखना। तो इस पुस्तक के अंदर ना उन्होंने सती की बहुत डरावनी घटनाओं को, बहुत भयानक घटनाओं को बताया कि किस तरीके से उनको जलाया जाता था। और अगर जैसे ब्रिटिशर्स ने जो ये सब कुछ कर दिया था कि नहीं भाई आप नहीं जला सकते उनको, ये है वो है, तो उनको फिर बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर किया जाता था। तो वो चीज़ कि राम मोहन रॉय जो थे उन्होंने ये चीज़ बहुत ज़्यादा ये देखने के बाद और इस बुक में और अच्छे से पढ़ने के बाद 3 तरीके की चीज़ों को निकाला। उन्होंने कहा सबसे पहला कि पति की चिता पर कोई भी स्त्री का जलना मरना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। अगर कोई इंसान पैदा हुआ है या कोई इंसान मरा है तो वो सिर्फ ऊपर वाले की मर्ज़ी से, ना कि हम लोगों की मर्ज़ी से। ठीक है, तो दूसरी चीज़ उन्होंने ये रखी कि कोई भी शास्त्रीय, कोई भी मज़हब, कोई भी धर्म हमें ये नहीं बोलता कि हम किसी दूसरे को चोट पहुंचाएं। क्योंकि आपको मैंने इंट्रो में बताया था कि राम मोहन रॉय ने कुरान, बाइबल, गीता और सब कुछ पढ़ रखा था, और उन्होंने ये चीज़ पढ़ी ही इसलिए थी कि वो देखना चाहते थे कि सती प्रथा के लिए कौन से धर्म में बोला गया है। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने इन सब चीज़ों को पढ़ा था। तो इसके बाद तीसरी चीज़ उन्होंने ये बोली कि अगर स्त्री चाहे तो वो कर सकते हो आप, अगर वो बोलती है बाकायदा सबको परमिशन देती है कि आप मुझे जला दो या मुझे मार दो या फिर कुछ भी, तो आप उसको बेशक मार दो। तो इन 3 चीज़ों को उन्होंने सबसे ज़्यादा फोकस करा। और धीरे धीरे 1829 आ गया, फिर 1829 के बाद 30 आया, लेकिन उसमें 1832 एक ऐसा साल माना जाता है कि उस साल में जो पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी थी ना, उन्होंने जून के महीने में ये अपील रखी थी राम मोहन रॉय ने उनसे कि प्लीज़ आप सती प्रथा पर थोड़ा फोकस करो। तो उन्होंने बहुत सख्त से सख्त कानून निकाल दिए थे कि अगर कोई औरत को उसके पति के मरने के बाद टच भी करेगा तो उसको जान से मार दिया जाएगा। अब राम मोहन रॉय ने बोला कि जब खुद पर मरने की बात आई तो तुम लोगों ने ये करना छोड़ दिया। तो मतलब ये बताया जा रहा है कि एहसास हुआ कि हाँ मरना क्या होता है, जलना क्या होता है, कि अगर एक छोटी सी हमारी हल्की सी उंगली भी जल जाती है तो बहुत दर्द होता है। बाकायदा एक जिंदा इंसान को ही जला देना कितना तकलीफ दे होता होगा। तो वो वाली चीज़ फिर 1832 में आकर जो हमारी सती प्रथा थी वो फिनिश हो गई फाइनली, मुबारक हो। ठीक है, तो जो सती प्रथा थी वो ऐसे करके सारा मसला ख़त्म हुआ। इसके बीच में बहुत उन्होंने मेहनतें करी, बहुत उन्होंने भी तकलीफ़ें झेली थी, क्योंकि वो खुद एक हिंदू समाज से बिलोंग करते थे और वो कहते थे कि मैं हिंदू हूँ, मैं मानता हूँ, लेकिन मेरे मज़हब, मेरा धर्म मुझे ये नहीं कहता कि मैं किसी को चोट पहुँचाऊँ। तो वो ये वाली चीज़ करके उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया था। ठीक है, अब सती प्रथा तो ये आपके सामाजिक सुधार के अंदर ख़त्म हो गई। ठीक है, अब दूसरी चीज़ आपकी आती है राम मोहन रॉय के आर्थिक सुधार, और आर्थिक सुधारों के अंदर उन्होंने सती प्रथा को ख़त्म करने के बाद औरतों
की सामाजिक स्थिति की बात करी। सामाजिक स्थिति की बात उसमें भी करी थी, लेकिन आर्थिक विचारों के अंदर उन्होंने बोला कि देखो भाई, जो इंसान होता है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, क्योंकि ये एजुकेटेड थे, बाहर जाकर पढ़ा, बाहर का माहौल देखा, सब कुछ देखा। तो उसके बाद जाकर इन्होंने ये बोला कि इंसान को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। अब उस इंसान में लड़का हो, लड़की हो, औरत हो, आदमी हो, कोई भी हो, वो करेगा ही करेगा, अपना खुद कमा के खाएगा। लेकिन इंडिया में तो ऐसा था ही नहीं भाई। औरतों को बस चार दीवारी में रखा जाता था, गुलाम बना के रखा जाता था। छोटी उम्र में बच्चियों की शादी कर दी गई इतने बड़े बड़े आदमियों से, या फिर बहुत छोटे लड़कों से या बच्चों से। खैर वो सब मसला था। तो उस चीज़ को लेकर आर्थिक विचारों में उन्होंने अपनी आर्थिक सुधारों में ये बात रखी कि मैं चाहता हूँ औरत को भी संपत्ति का अधिकार मिले, क्योंकि उस टाइम पे पैट्रियार्की सिस्टम चलता था, पितृसत्तात्मकता वाला, कि बाप होगा फिर बेटा बैठेगा, फिर बेटा बैठेगा। तो उस चीज़ में ये देखी गई कि अगर ऐसा होता रहा तो बेटियों को संपत्ति के नाम पे कुछ भी नहीं मिलता था। तो उन्होंने औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, पुत्रियों के लिए ये बात सामने रखी सती प्रथा को ख़त्म करने के बाद कि अब लड़कियों को भी संपत्ति का अधिकार देना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप उसको किसी कूड़े खत्ते से उठा कर लाए हैं, वो भी आपकी ही बेटी है। जितना बराबर हिस्सा बेटे का है उतना हिस्सा बेटी का भी दो। ठीक है। तो इस चीज़ के लिए आर्थिक सुधारों में उन्होंने रखा कि लड़की भी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। फिर दोबारा वही वाली बात कि उन्होंने 1822 में एक पुस्तक लिखी थी, मतलब काफ़ी टाइम पहले, मॉडर्न एनरॉकमेंट ऑन द एंशियंट राइट ऑफ फीमेल्स अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ। ठीक है। इस चीज़ के अंदर उन्होंने ब्रिटिशर्स से मांग करी थी इसके बाद कि प्लीज़ मैं आपसे अगेन अपील करता हूँ कि आप मेरा साथ दें। और क्योंकि ये बाहर जाके पढ़ते थे, इन्होंने बाहर जाके पढ़ाई करी थी, बहुत सारे ब्रिटिशर्स फ्रेंड्स थे इनके, सब कुछ था। तो इन्होंने बोला कि बेहतर होगा कि आप भी यहाँ पर औरतों को इंडिपेंडेंसी दे दो, कि मतलब जाहिर है अब गुलाम है इंडिया, तो वो क्यों देंगे। लेकिन वो ये था कि वैसे ही आपने गुलाम बना के रखा है, लेकिन औरतें भी वैसे भी गुलाम बनी हुई हैं। तो बेटर होगा कि आप अगर गुलाम बना भी रहे हो तो सबकी जो सिचुएशन है ना, इक्वल रखो। औरत को ये ना हो कि मैं क्यों पैदा हुई, मुझे पैदा ही नहीं होना चाहिए था। तो फिर उन्होंने ये वाली चीज़ जब अपील रखी थी तो ब्रिटिशर्स ने ये कदम उठाया कि हाँ ठीक है, तो बेटियों के लिए भी संपत्ति के अधिकार को वहाँ पर फाइनल किया गया कि हाँ, संपत्ति के अधिकार में बेटियों का भी हक है। रॉय जो थे उन्होंने दूसरी चीज़ सबसे ज़्यादा फोकस करा था ज़मींदारों से किसानों और मज़दूरों को बचाने का, क्योंकि आप लोगों ने 12th में 11th में हिस्ट्री में पढ़ा था कि कैसे ज़मींदार मज़दूर वर्ग और किसान वर्ग का शोषण करते थे। उनकी ज़मीन खा गए थे, उनकी ज़मीन का हिस्से में पैसे उनको नहीं देते थे, किसान मर जाते थे बेचारे, मज़दूर फैमिली की फैमिली मर जाती थी जहर पी के या कुछ भी करके। तो उस चीज़ के लिए सती प्रथा के बाद उन्होंने इन चीज़ों पर फोकस करा था। ठीक है। उसके बाद जब संपत्ति में उन्होंने कहा कि भाई जितना हस्बैंड का हक है उतना ही पत्नी का भी हक होगा, और अगर हस्बैंड मर जाता है तो उसकी ऑटोमेटिकली उसकी जो प्रॉपर्टी है वो उसकी पत्नी के पास ही जाएगी, ना कि उसके बच्चों के पास। क्यों? क्योंकि उसने पहले शादी पत्नी से ही करी, उसके बाद बच्चे हुए, तो बच्चों की वैल्यू उतनी नहीं होगी जितनी पत्नी की वैल्यू वो बताते हैं। ठीक है। साथ ही साथ वो ये बोलते हैं कि भाई जो ये सारा प्रोसेस सब चल रहा था, सब कुछ था, तो उसमें ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कि ह्यूमन राइट्स के अंदर, मतलब जो हमारे राइट्स हैं उसके अंदर महिलाओं के लिए भी जगह रखी जाए, क्योंकि महिलाओं को वैसे ही इंडिया में कुछ नहीं समझा जाता था। और उसके बाद जब गुलाम बना ही रखा था ब्रिटिशर्स ने, तो फिर कोई हैसियत थी ही नहीं। तो उस चीज़ को देखते देखते उन्होंने धीरे धीरे करते करते बहुत कोशिशें करी, सब कुछ करा। और उसके बाद राममोहन रॉय ने अपने उससे 1793 में एक स्थायी बंदोबस्त से ज़मींदारों को तो लाभ हुआ था, लेकिन गरीब किसानों का जो भाग्य था ना, वो बहुत 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 अंधेरे में चला गया था। उन्होंने इस चीज़ को, मतलब 17 के टाइम से ही इस चीज़ पर फोकस करना शुरू करा कि ज़मींदार कैसा बिहेवियर रखते थे, किन से, किसानों से और मज़दूरों से। ठीक है। इनका मतलब बस ये रहता था, क्योंकि आपने कभी यूट्यूब पे या फिर कहीं सुना हो कि पहले के टाइम पे लोगों को बहुत बुरी बुरी सज़ाएं दी जाती थी, जिंदा जला देना, हाथ पैर काट देना, या फिर मतलब जानवरों के साथ छोड़ देना कि जानवरों के साथ जो भी हशर करें, उनका कीमा बनाए, कुछ भी करें, डजेंट मैटर, उनको कोई मतलब नहीं होता था। तो वो चीज़ कि राममोहन रॉय ने ये बात फिर अगेन थोड़े गुस्से में रखी थी कि मैंने जब बाहर पढ़ाई करने के बाद देखा, मैं जब बाहर गया, ये राममोहन रॉय के डायलॉग्स हैं जो बुक्स में भी छपे हुए हैं, मैं आपको वही बता रही हूँ। तो उन्होंने ये बोला
मैंने जब बाहर देखा तो आपके जगह पर वुमेन्स की, औरतों की वो सिचुएशन देखकर मुझे बहुत हैरानी हुई कि जो सिचुएशन इंडिया में आदमियों की होती है या पढ़े लिखे ज़्यादा अच्छे फैमिली से बिलोंग करते थे उनकी होती है, वहाँ पर हर वुमेन की ऐसी ही हैसियत होती है कि मतलब वुमेन्स स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सकती हैं, हर तरीके के कपड़े पहन सकती हैं, घूम सकती हैं, फिर सकती हैं, हस्बैंड के मरने के बाद दूसरी शादी भी कर सकती हैं। तो इन्होंने इस चीज़ को मिलाकर आर्थिक सुधार करने की पूरी पूरी कोशिशें करी, ठीक है। और फिर उसके बाद एंड टाइम पे उन्होंने इस चीज़ में सफलता हासिल करी और ज़मींदारों का जो था ये सब कुछ ख़त्म हो गया था। अब जो आपकी मेन है राजा राम मोहन रॉय की थ्योरी, हमारी राइट्स, अधिकार की, हम उसको समझेंगे, ठीक है। बेटर होगा कि जो आपको बुक्स मैंने बताई हैं उसमें से आप अपनी नोट्स बनाते हुए साथ में चलो, क्योंकि आप सभी को पता है कि पेपर ऑफलाइन होने हैं, ठीक है स्टूडेंट। सो हम अधिकार स्टार्ट करते हैं। देखो, अधिकार में जो सबसे पहली बात रखी गई थी अधिकार में कि वो एक निजी स्वतंत्रता के कट्टर समर्थक थे। निजी स्वतंत्रता, देखो भाई ऐसा क्यों था, वो ये बोलते थे कि मैं एक हिंदू होने के नाते धर्म में मतलब बिलीव तो रखता हूँ, लेकिन मैं ये बिलीव भी रखता हूँ ईसाइयों को देखने के बाद, क्योंकि उस टाइम पे क्रिश्चियन मिशनरीज बहुत ज़्यादा थी, क्रिश्चियन जो थे अपना धर्म फैलाते थे, ठीक है। तो उन्होंने बोला कि मैं क्रिश्चियंस में ये बात नोट करता हूँ कि वो लोग जीसस को मानते भी हैं, प्रार्थना भी करते हैं, प्रेयर भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन वो हमारी तरह औरतों को जलाते नहीं हैं, बेटियों को मारते नहीं हैं, या फिर ज़मींदार जैसे करते हैं किसानों और मजदूरों के साथ, वो वैसा नहीं करते हैं। वो मानते तो है अपने धर्म को, लेकिन वो लोग ऐसा नहीं करते हैं। तो उन्होंने इस वाली बात पर बाइबल, कुरान और गीता, मतलब सभी धर्म की जो दे रखी हैं बुक्स वगैरह, उन सभी को पढ़ना शुरू किया था, ठीक है। वो ये भी बोलते हैं कि मैं इंटेलेक्चुअल फ्रीडम, बौद्धिक स्वतंत्रता में सबसे ज़्यादा बिलीव रखता हूँ कि इंसान की बौद्धिक स्वतंत्रता होनी चाहिए। अंधविश्वास और इन सब के बीच में मैं बहुत बहुत टाइम से घिरा हुआ था। उसी को देखते हुए मेरी 9 साल की उम्र में शादी भी की गई थी और मैं बेवकूफ़ था कि मैंने शादी कर भी ली थी। लेकिन मुझे धीरे धीरे ख्याल आया बड़े होते तक कि ये सब जो हो रहा है ये सब गलत हो रहा है, ये सब लोगों के दिमाग की बनाई हुई चीज़ें हैं, ठीक है। राम मोहन रॉय ने ये बोला था। तो एक वो थे मिल्टन फिलोसफर, मिल्टन ने बोला था कि उन्होंने बहुत तीव्रता से विचारों की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता पर बल दिया था। विचारों की स्वतंत्रता और प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस क्यों, मतलब जाहिर है जब जब लोग पढ़े लिखे नहीं थे तो प्रेस की स्वतंत्रता की क्या ज़रूरत थी, लेकिन उन्होंने ये इसलिए करा क्योंकि पहले जो लोग रेडियो वगैरह सुनते थे तो उससे उन्होंने शिक्षा को बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए कोशिशें करी कि इंडिया में भी लोग पढ़ेंगे तो उन लोगों को समझ आएगा कि हम लोग जो भी करते हैं वो गलत करते हैं। किसी का धर्म किसी को भी जलाने, मारने, काटने की परमिशन नहीं देता है। आपके रिलीजन में जो चीज़ आपको मानने के लिए दी जा रही है आप उसको मानो, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नहीं मानता कि कोई धर्म ऐसा बोलता है। राजा राम मोहन रॉय ये बात दावे से बोलते थे कि मैंने सभी धर्मों को बहुत अच्छे से झांका, बहुत अच्छे से देखा, लेकिन मुझे आज तक ये नहीं पता लगा कि सती प्रथा के लिए कौन कहता है, ठीक है। वो ये बोलते हैं कि भाई मैं ये मानता हूँ कि जैसे अंग्रेज़ रहते हैं तो आप लोग भी बिल्कुल वैसे ही रहो। अब दूसरी चीज़ ये आती है कि क्या राजा राम मोहन रॉय समाज सुधारक थे? बिल्कुल समाज सुधारक थे। सती प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह और जाति प्रथा है, छुआछूत था, जात पात था, और साथ में आपका और भी चीज़ें थी, संपत्ति के अधिकार से रिलेटेड एंड ऑल थिंग्स, उन सबको उन्होंने सुधार करा। उन सब का सुधार करा तो उससे समाज के अंदर भी इम्प्रूवमेंट्स हुए। लोगों को तमीज़ आई, समझ आई कि हाँ हम लोग जो भी करते थे या करते हैं वो बिल्कुल गलत करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर किसी का कोई सगा मर गया है तो वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे मरा है और उसको भी मरना पड़ेगा। तो समाज सुधारक में उनको सबसे पहले रखा जाता है। तीसरी चीज़ कि क्या वो एक मानवतावादी थे? बिल्कुल थे, क्योंकि वो इंसान के बिहेवियर पर अपने आप को ज़्यादा समझते थे। वो कहते थे कि इंसान का जो बिहेवियर होता है ना वो ही डिपेंड करता है किसी और के साथ उसका बिहेवियर क्या होगा। अगर वो बहुत गुस्से वाला होगा तो वो अपने साथ के लोगों से भी गुस्से में रहेगा और दूसरे से भी गुस्से में रहेगा, तो उसकी किसी से बनेगी ही नहीं। लेकिन इंसान का बिहेवियर जितना अच्छा होगा उतना ही सती प्रथा, बाल विवाह, इन सब चीज़ों को कम किया जाएगा। ज़रूरी नहीं है बाल विवाह सिर्फ लड़कियों का ही होता था। अगर लड़की छोटी है तो ऑब्वियसली बात है लड़का भी छोटा ही होगा, बच्चा होगा इनफैक्ट, तो बच्चों का, लड़कों का भी बाल विवाह होता था। तो इन चीज़ों पर रोक लगाई थी। पांचवी चीज़ ये बोली जाती है कि क्या वो राजनीतिक स्वतंत्रता धर्म योद्धा थे?
मतलब कि पॉलिटिकल फ्रीडम में एक धर्म योद्धा थे, वो बिल्कुल थे, क्योंकि वो कहते थे कि औरतों को भी वोट डालने का अधिकार दो। जैसा आप सभी ने पढ़ रखा है, फर्स्ट ईयर से आपने फर्स्ट सेमेस्टर में अंडरस्टैंडिंग पॉलिटिकल थ्योरी में पढ़ा था कि भाई हमारा जो महिलाओं को वोट देने का अधिकार था 1860 में अमेरिका में सबसे पहले आया था दुनिया में। तो वो चीज़ कि भाई महिलाओं को भी वोट डालने का अधिकार दो, उनको भी अधिकार दो कि वो अपने किसी पॉलिटिकल लीडर को चूज़ कर सके, या उनको ये राइट दो कि वो उन सब चीज़ों में भाग ले सके जिसमें पुरुष भी भाग लेते हैं। तो वो कहते थे कि मैं राजनीतिक स्वतंत्रता मानता हूँ और उसको धर्म को भी साथ रखता हूँ, कि अगर किसी का धर्म किसी को पर्दा करने के लिए या फिर किसी का धर्म किसी को पूजा करने के लिए मानता है तो मैं भी उनमें से एक हूँ, मैं भी पूजा करता हूँ, मैं भी हिंदू हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिकल लाइफ, कल्चरल लाइफ और इकोनॉमिकल लाइफ सबके अंदर अपने आप को और अपनी वाइफ को और ऑल थिंग्स सब लोगों को इक्वल रखता हूँ। ठीक है। छठी चीज़ ये थी कि क्या वो एक उदारवाद के जन्मदाता थे? बिल्कुल कह सकते हैं कि वो उदारवाद के जन्मदाता थे। क्यों थे? देखो, उदारवादी क्या मांगते हैं? आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था उदारवाद की मेन 3 बातें थी: राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू लिबर्टी एंड राइट टू लाइफ। जीवन जीने का अधिकार, संपत्ति का अधिकार और स्वतंत्रता का अधिकार। और राम मोहन रॉय ने भी इन तीनों चीज़ों पर फोकस किया था। उन्होंने कहा था कि लोगों को, औरतों समेत लोगों को जीवन जीने का अधिकार है। आप ये नहीं है कि आप किसी को भी मार दोगे। दूसरी चीज़ कि संपत्ति का अधिकार अगर बेटे को है तो बेटी को भी दो। और तीसरी चीज़ कि फ्रीडम, स्वतंत्रता दो, ताकि लोग स्वतंत्र होकर काम अपना कर सके। ठीक है। और ये कि जन्मदाता वाला बात भी कंप्लीट हो गई है। एंड लास्ट आपकी आती है शिक्षा संबंधी विचार। शिक्षा संबंधी विचार उनके क्या थे? उनका था कि भाई हर एक बच्चे को पढ़ाना, हर एक इंसान को पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक आप एजुकेटेड नहीं होंगे, आप लोगों को ये समझ नहीं आएगा कि भाई बेसिक जो नीड्स हमारी होती हैं वो कहाँ से मिलेंगी। नहीं तो आप किस पर, आप ब्रिटिशर्स पर डिपेंड थे। क्यों? क्योंकि वो उस टाइम पर ये भी देख रहे थे कि इंडिया के हालातों के साथ साथ ब्रिटिशर्स भी उन लोगों के साथ क्या करते हैं। ठीक है, कि मतलब यहाँ से सामान ले जाते हैं, वहाँ से कुछ लेकर नहीं आते हैं। धीरे धीरे इंडिया गरीब हो रहा है, लोगों का शोषण हो रहा है एंड ऑल थिंग्स। तो उन सभी चीज़ों को देखकर ये एहसास हुआ उनको कि मुझे शिक्षा का प्रसार प्रचार करना है, कि लोग जितना ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ सकेंगे और पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग आगे भी बढ़ सकेंगे। ओके स्टूडेंट, सो अब आता है आपका निष्कर्ष। लास्ट में निष्कर्ष में ये वाली बात देखी जाएगी कि रॉय भारत में एक औपनिवेशिक उदारवाद के प्रवर्तक थे। ठीक है, कि मतलब सबसे पहले जो एक तरीके से उदारवाद को मानने वाले, समाज सुधार करने वाले, शिक्षा वगैरह का सब प्रसार प्रचार करने वाले, सती प्रथा को ख़त्म करने वाले कौन थे? हमारे राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, तो अब आप लोगों को पता है, आप फाइनल ईयर में आ चुके हो, इनफैक्ट फाइनल ईयर का एक सेमेस्टर भी कंप्लीट कर चुके हो। मैं आपको फर्स्ट ईयर से बता रही हूँ कि आपको निष्कर्ष कैसे लिखना है। अगेन बता देती हूँ, निष्कर्ष मतलब आपका ये आ जाता है कि जो आपने आंसर लिखा उस आंसर की 2-2 लाइन्स उठाकर लिखनी निष्कर्ष में शुरू कर दो। ठीक है, कि स्टार्टिंग की 2 लाइनें वगैरह वगैरह लिख के आपका निष्कर्ष कंप्लीट हो जाएगा। एंड देन लास्ट में ये आएगा कि हाँ जी, राजा राम मोहन रॉय जो थे उनको समाज सुधारक माना जा सकता है कि उन्होंने समाज की हर बुराइयों को, हर कुरीतियों को दूर करा था। ठीक है स्टूडेंट, सो आपका जो कौन है, फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई, सेकंड यूनिट कंप्लीट हो गई। नेक्स्ट क्लास में हम विवेकानंद मीन 4th यूनिट आपकी स्टार्ट करेंगे। क्यों? क्योंकि पंडिता रमाबाई जो है, इनकी मेन थ्योरी आपकी जेंडर है, जेंडर आपको पढ़ना है। अब जेंडर पे हमारी टीम थोड़ा काम कर रही है, हम आपके लिए थोड़ा और अच्छे से और ईजी मटेरियल इकट्ठा कर रहे हैं ताकि आप लोगों को और बेहतर समझा सके। ठीक है, तो अभी जो है हम विवेकानंद स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से। और आपको आज की क्लास के रिगार्डिंग कोई डाउट हो या क्वेश्चन हो या सजेशंस हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स या टेलीग्राम चैनल पे पूछ सकते हैं। सो थैंक्स फॉर द वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक ऑल।